हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान आज बहुत अरसे बाद पार्लियामेंट में आए और उन्होंने स्पीच की। ज़ाहिर है उसमें करोना भी था, फिर वो उसके बाद वो तालीम के शोबे पर आए जिसमें उन्होंने बताया कि वो यकसा तालीमी निज़ाम ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर जैसे हमेशा की तरह होता है कि वज़ीर आज़म अचानक बहक जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। लिहाजा उनके मन में ये भी आया कि हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी यानी ख़ारजा पॉलिसी है उसके बारे में भी कुछ फरमा दें। और उन्होंने गिनवाया कि जनाब पहले जो पॉलिसी होती थी वो अब नहीं है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात का उन्होंने तस्करा करते करते अचानक वो उसामा बिन लादेन पर आ गए। क्या कहा, पहले सुन लीजिए। अमेरिका से जिस तरह हमने वॉर ऑन टेरर में उनका साथ दिया और जो ज़िल्लत उठानी पड़ी मेरे मुल्क को, मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई मुल्क एक वॉर ऑन टेरर में साथ दे और उनका साथ दे और वो बुरा भला भी हमें कहें, कामयाब अफगानिस्तान में ना हो तो वो भी पाकिस्तान जिम्मेदार है ओपनली। मुझे कभी नहीं भूलता एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाक़यात जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली अमेरिका से। जनाब, और जैसे होता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा या पड़ी लकड़ी जो है पकड़ने का क्या फ़ायदा। मगर जो कुछ उन्होंने कहा, ज़रार और वसत, पहले आप लोगों से शुरू कर लेते हैं। ज़रार खासे जज्बाती हो रहे हैं इस बयान को लेकर के, तो ज़रार। अच्छा, पहली तो बात है कि हम इसकी जरा डिफेंसेस की तरफ देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी पूरी स्पीच आप इग्नोर कर रहे हैं और आप इस पॉइंट पर आप क्यों कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे है कि आप कहें कि वैसे तो पूरी परवाज सही जा रही थी, आप सिर्फ क्रैश पर क्यों बात कर रहे हैं। जो बाकी जो 2.5 घंटे जहाज हवा में रहा है उस पर तो आप नहीं बात करेंगे, लेकिन जहां गिरा है और जहां पर लोगों की जानें गई हैं उस पर आप जिक्र कर रहे हैं। जाने का मैं मिसाल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये उसामा बिन लादेन की बात हो रही है। चले उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। दूसरी बात है कि अक्सर हमने देखा है और हमने काफी अलाउंसेस भी दी हैं, हमने काफी लोगों को भी समझाया है कि कभी कभी बोलते बोलते बंदे से गलती हो जाती है, एक स्लिप हो जाती है, गलत बयानी हो जाती है, अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां ये नहीं हुआ। अगर आप सुने इसे, पहले कहते हैं मार दिया, फिर उसको करेक्ट करके कहते हैं शहीद कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो पहला जो जुमला बोला था शायद वो स्लिप थी। दूसरा जो बात की है उसामा बिन लादेन को शहीद कहने की, शायद असल जुमला वो ही था। अब कौन इसको बैठ के डिफेंड कर सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसामा बिन लादेन की। अच्छा, अब आप लोग ये भी कह रहे हैं कि सर लेकिन वो तो अमेरिका का दुश्मन था, हमें क्या मसला है। ठीक है, बिल्कुल 9/11 हुआ, आप माने या ना माने या जो भी आप समझे, उनकी अपनी अलकायदा ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन ये वो शख्स है, बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जिसकी तंजीम अलकायदा ने सैकड़ों पाकिस्तानियों, सैकड़ों मुसलमानों को, पूरी मुस्लिम उम्मा में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कत्ल किया। इसमें सिविलियन से लेके फौजी, रेडी वाले से लेके जर्नैल और सियासतदान, बुजुर्ग, बच्चे, खवातीन शामिल हैं। इस जो स्टेटमेंट को मेरा ख्याल है कुछ 6 घंटे तो हो गए हैं तकरीबन, कोई किसी ने कोशिश नहीं की कि इसकी वजाहत आए कि नहीं जी वो मुंह से बात निकल गई। वो भी मैं मानने के लिए तैयार था। इस तरह के पहले जो 50 जुमले इस तरह के हमने सुने हैं, गलती हो जाती है, स्लिप हो जाती है, मानने के लिए तैयार है, सब मान लिए। इस पर आप क्या कहेंगे जी? मैं तो यही आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इस तरह की स्टेटमेंट। आप अभी इंडियन मीडिया का हाल देखें तो वहां पर तो मतलब पटाखे फट रहे हैं ना। और जाहिर है आपने एक प्लेट में उनको एक चीज दी है, किसी और वो तो कहेंगे सर हम तो हमेशा से कहते थे ये तो है ही दहशतगर्द, ये तो सरपरस्ती ही करते हैं दहशतगर्दों की। और आपके वजीर आजम ने ऐवान में उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। दिस इज एन इंसल्ट
to all the Pakistanis who have died at the hands of Al-Qaeda. अब मैं इस पे मजाक नहीं करना चाह रहा, मेरे लिए ये कोई हंसी की बात नहीं है। जी वसत जी, मेरे लिए थोड़ा सा, मैं संजीदगी से इस बात को लूंगा जो आपने फरमाया है, लेकिन थोड़ा सा जाहिर है मजाक नहीं के बारे में शुरू से जो कहता है ना, रोज़े अव्वल से वो अब भी कहूंगा कि देखें, आपने कहा ना कि पहले उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन हलाक हुए और फिर उसे करेक्ट किया कि वो शहीद हो गए। तो मैं इसे स्लिप ऑफ टंग कहूंगा। अगर रिवर्स नहीं हो सकती है तो रिवर्स स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है। और आपको पता है कि खान साहब जो हैं बड़े महान जाने माने जो है क्रिकेटर हैं। दूसरी बात यह है कि खान साहब इतने मसरूफ हैं और इतने प्रीऑक्युपाइड हैं कोरोना और गैर कोरोना मसाइल में कि अक्सर इलेक्ट्रोलाइट्स का मसला भी हो जाता है कि आदमी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक ख़ास लम्हे में गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो जजमेंट है वो इधर से उधर हो सकती है। ये हम सबके साथ हो सकता है, खान साहब के साथ भी हो सकता है, आखिर वो भी इंसान है। तो हो सकता है कि जब वो तकरीर कर रहे हों, मसलन ये बड़े सलाहियत की बात है कि कोरोना से अचानक अमरीकी खारजा पॉलिसी और अमरीकी खारजा पॉलिसी से जम करके अचानक फिर उसामा बिन लादेन पे पहुंच जाना, तो मुझे लगता है कि उनके जो एनालिटिकल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। हम सबके होते हैं, खान साहब के भी इलेक्ट्रोलाइट्स मुतासिर हुए होंगे। तीसरी अच्छा, इसका एक सबूत ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल जब खान साहब अमेरिका गए थे तो उनके मुंह से एक जुमला निकल गया था जिसकी वजह से सारी थरथल्ली मच गई थी। अगर उनकी जगह नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो होते तो शायद 3 दफा फांसी चढ़ा दिए जा चुके होते। खान साहब ने गुज़िश्ता बरस अमेरिका के दौरे पर कहा कि पाकिस्तान के कलीदी सुरागरसां इदारे ने उसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका की मदद की। यानी इशारा जाहिर है कि प्रीमियर एजेंसी ISI की तरफ ही था। चले हो गया ये, इस पे भी यहाँ शोर मच गया कि ये क्या बात हुई, कैसे आपने कह दिया खुल्लम खुल्ला। लेकिन फिर अगले ही दिन US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करते हुए आपने कहा कि मेरे लिए सबसे जो शर्मनाक दिन है वो 2 मई 2011 का दिन था जब अमेरिका ने एबटाबाद पे हमला किया और पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर। एक दिन पहले वो कह रहे हैं कि हमारी प्रीमियर एजेंसी ने उनको इत्तला दी, मदद की। अगले दिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इल्म में लाए बगैर अमेरिका ने ये हमला कर दिया। तो ये जो है, मैं इसे एरर ऑफ जजमेंट नहीं कहूंगा, एरर ऑफ बहुत ही एक छोटी सी चीज है। मैं इसे ये पॉलिटिकल एनालिटिकल तो लाइट्स की कमी का मसला कहूंगा। अच्छा मुझसे सॉरी, मैं एक थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। ये जो ISI और उसामा बिन लादेन वाली बात थी ना, वो अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो उन्होंने ये कहा था कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी वो ISI की एक फोन सर्वेलेंस की वजह से आई थी। तो इन दो स्टेटमेंट्स में मुझे कोई तजाद नहीं नजर आ रहा। अगेन मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि जब हमने बात की थी इस पर, या तो शो पे की थी या मुझे याद है कि ट्वीट की थी, यही बात की थी कि नहीं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया जाता है यहाँ पर। लेकिन मुझे कोई मिस इंटरप्रिटेशन की जगह नहीं आ रही। मुझे पता है क्या याद आ रही है, मुझे इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स याद आती हैं फिर। और आपको याद होगा, मैं वो बात नहीं कर रहा कि यार जब ऑल सेंट्स चर्च पर पेशावर में आपको याद है हमला हुआ था, सैकड़ों हमारे ईसाई भाई और बहनों को शहीद किया गया था, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब वसीम बदामी के शो पर भी यही एक सवाल पूछा गया था उसामा बिन लादेन का कि क्या आपकी नजर में वो दहशतगर्द है या नहीं है। सर अगर क्लिप है हमारे पास तो अगर हम चला सकें प्लीज। उसामा बिन लादेन जिस आदमी का नाम था, उसको आप एक दहशतगर्द समझते हैं इमरान खान साहब? देखिए, वो तो आप जिस तरफ हो, कई एक साइड का जो आदमी होता है, मतलब जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो अंग्रेजों के लिए दहशतगर्द था, अमेरिकन के लिए फ्रीडम फाइटर था। आपके लिए उसामा बिन लादेन क्या है? नहीं, बात यह है कि मैं इस में पढ़ना नहीं कमेंट नहीं करना चाहता, इसमें कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक इश्यू एक पीछे रह गया। इस पर कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहते? और आज भी ये जो बात की है यार, ये स्लिप नहीं है, ये डिलिबरेट है। मैं बताता हूँ मेरे नजर में ये डिलिबरेट क्यों है। क्योंकि आपको पता है बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल इस बात को मानते हैं। हाँ,
पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, कोई पहली दफा तो ये बात नहीं हुई। उनको भी तो आपने खुश रखना है ना सर, मसला सारा ये है। लेकिन जो हकीकत है, और पॉलिटिशियंस है सर, वोट चाहिए आपको, हर एक बंदे का वोट चाहिए, चाहे उसका जो भी मौका हो, चाहे उसके जो भी नुक्ते नजर हो। मुझे किसी का वोट नहीं लेना, गालियां वैसे ही पड़ती हैं, और किसी ने मुद्दत कहना है तो कह दें। मेरी नजर में ओसामा बिन लादेन 100% एक टेररिस्ट हैं, और एक ऐसे शख्स हैं जिनके हाथों पर पाकिस्तानियों का खून है। जो इनके हाथों मारे गए हैं, मैं उनको शहीद कह सकता हूं, इस कातिल को मैं शहीद नहीं कह सकता। ना ही ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई भी इस मुल्क में बैठकर, जब जमात इस्लामी के सरबराह ने ऐसी कोई मिलती जुलती बात की थी, आपको याद है हमने क्या कहा था उसके ऊपर? सबने कहा था। इस बार आज भी मैं वही बात करूंगा। ज़रा मसला ये है कि देखें, जो पिछले इंटरव्यूज़ हैं जब वो अपोजिशन में थे या एमएनए नहीं थे, तो उस वक्त तक ये चीज़ टॉलरेबल हो सकती थी, आपकी ज़ाती राय हो सकती थी। मगर आप जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं, तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगनी शुरू हो गई हैं कि जनाब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ये कह रहा है, इंडिया को तो ज़ाहिर है मौका चाहिए होता है। दूसरा फैटफ है हमारे ऊपर, अभी उसकी तलवार लटक रही है। उसके अलावा जो अभी यूएस की रिपोर्ट आई है 2 रोज़ पहले, बिल्कुल स्टेट डिपार्टमेंट की, तो मेरे ख़्याल में खान साहब को जो है थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी क्या मेरे ख्याल में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि जब आप पॉलिसी बयान दे रहे हों तो ज़रूरी नहीं है। अब यकीन करें, मैंने उनको आगे भी सुना, मैं हमेशा से हामी रहा हूँ खान साहब की जो ये बात है कि पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर में अमेरिका की नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल आई एग्री विद हिम, ड्रोन हमले अनवारंटेड थे, वो नहीं होने चाहिए थे। मगर खान साहब की हालत में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगले इस शॉट के बाद जो उन्होंने फरमाया, उसके बाद उन्होंने कहा वो जब उन पर हमला हुआ था क्या था, वो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर कहा 2010। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि खान साहब को अगर फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस ये भी देखने चाहिए कि इस वक्त क्या हैं हमारे, क्या इस वक्त आप ऐसे अनरिलेटेड किस्म के बयान दे कर के आप क्या चाह रहे हैं। ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से हमारे ऊपर से ये ठप्पा हटा है कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे, और जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने ये जंग लड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो खुदा के लिए उन शहीद अफसरों, जवानों और जो पाकिस्तानी इस पूरे 15-20 साल में शहीद हुए हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उनको कम से कम इस तरह बेइज्जत ना करें कि आप कहें कि उसामा बिन लादेन जो हैं वो शहीद हैं। बहुत अफसोस की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पिछले कई साल से हमारे सामने एक बात की जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पुलिस मॉडल है वो कितना बेहतर हो गया, कितना मिसाली हो गया। नो डाउट कि बहुत सारे शोबे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के, वो बेहतरीन और मिसाली हो गए हैं अगर पाकिस्तान के दीगर सूबों से मुकाबला किया जाए। लेकिन वो जो कहते हैं कि एक कोई वाक़या या 2 वाक़यात सारे किए कराए पे, सारी शोहरत पे पानी फेरने के लिए काफ़ी हैं। हमने कल बात की थी एक आम शहरी आमिर, जिसकी कि एक मुबैना तशद्दुद वाली वीडियो और जिसमें उन्हें नीम बरहना करके तशद्दुद दिखाया गया था खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से, उसका पेशावर हाई कोर्ट ने भी, अच्छी बात है कि सोमोटो नोटिस ले लिया है। इसके अलावा एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। जो मुतल्लिका थाने के एसएचओ और 4 अहलकार थे वो पहले ही से मुअत्तल हैं। आज एक और वाक़या हमारे सामने आया है जो जारी तो कई दिन से है, लेकिन आज हमारे नोटिस में इसलिए आया है कि नकीबुल्लाह महसूद हो या राव अनवार हो, किरदार और मकामात बदलते रहते हैं मगर ये किरदार जिंदा रहते हैं। ये है पेशावर से मुत्तसिल ज़िला खैबर का इलाका बाड़ा। वहाँ पिछले 2 दिन से मुसलसल एहतजाज हो रहा है और पेशावर तोरखम का जो रास्ता है वो जुज़वी तौर पे डिस्टर्ब है इस एहतजाज की वजह से। हुआ ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने बाड़ा के एक स्कूल टीचर हैं उमर इरफानुल्लाह अफरीदी और 3 दीगर लोगों को दहशतगर्द करार दे के कुछ दिन पहले एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार डाला। ज़ाहिरीन जिन्होंने के रोड ब्लॉक किया हुआ है, उनका मुतालबा है कि पुलिस कत्ल की एफआईआर जो है वो काटे
कि ये लोग जो हैं ये दहशतगर्द नहीं थे, इनका कत्ल हुआ है, लेकिन जाहिर है पुलिस इनकारी है। जो इलाके के डीपीओ मोहम्मद इकबाल, उनका कहना है कि ये मामला हमारे बस से बाहर है बतौर जिलाई पुलिस, और हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो उसका एक मौक़िफ़ है, जाहिर है कि वो साहिवाल में भी था, वो कराची में भी था और वो पेशावर में भी है, कि ये जो चारों हैं ये पेशावर का एक इलाका है, वहाँ एक घर में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। हमें इत्तला मिली, हमने छापा मारा, इन्होंने 40 मिनट तक पुलिस मुकाबला किया और चारों मारे गए। अल्हम्दुलिल्लाह सीटीडी के किसी अहलकार को कोई खराश तक नहीं आई। जबकि जो मारे जाने वाला स्कूल टीचर है इरफानुल्लाह आफरीदी, उसके वालिद लायक शाह आफरीदी कहते हैं कि इरफानुल्लाह महकमा तालीम जमरूद के दफ्तर गए थे 1 जून को अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने, और तब से वो लापता हैं। हमने जो 2 थाने थे जमरूद और बाड़ा के, वहाँ इरफान की गुमशुदगी की दरख्वास्त दी जो कि रिकॉर्ड में मौजूद है, और फिर 12 जून को बाड़ा प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हमारा बेटा गायब हो चुका है। और फिर 22 जून को सोशल मीडिया में खबर आती है कि इरफान को 3 दीगर अफराद के साथ दहशतगर्द करार देके मार डाला गया और उसकी लाश के साथ उसका शनाख्ती कार्ड बड़ा नुमाया रखा गया है। इसी तरह जो मतनी का इलाका है जहां ये सीटीडी का मुकाबला दिखाया गया है, वहां एक शहरी है मिनाल खान, उनका कहना है कि उनका बेटा अमरुल्लाह और भतीजा साकिबुल्लाह, बाकी जो 2 नौजवान हैं जिनको के दहशतगर्द करार दे के मारा गया, उनमें असदुल्लाह को 14 मई को पुलिस और सीटीडी के अहलकार जो हैं वो तफ्तीश के बहाने घर से उठा के ले गए, जिसके बाद उसकी कोई इत्तला नहीं आई। उसके बाद 2 जून को मेरे भतीजे साकिबुल्लाह को भी इसी तरह घर से उठाया गया, और अब ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द थे और पुलिस मुकाबले में मारे गए। अगर ये दहशतगर्द थे तो फिर इन्हें पुलिस कस्टडी में क्यों लिया गया और फिर ये मारे कैसे गए? मिनाल खान ने कहा है कि दोनों के जिस्म पे तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये पुलिस कस्टडी में थे, तशद्दुद के दौरान मर गए और फिर उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। तो ज़रार और मुबशिर ये जो हैं कैरेक्टर्स सेम वही हैं, बस मखलते रहते हैं और होता हुआ था कुछ नहीं है। जी वसत, और ज़रूरत इस बात की है कि अगर उनका ताल्लुक़ था भी दहशतगर्दी से, आपने अगर उन्हें उठाया भी, जैसे कि एफआईआर्स कम से कम सजेस्ट कर रही हैं, तो आपके पास अदालत में उनको पेश करना चाहिए था अगर उनके ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दी के इक़दाम हैं। मगर ये पुराना तरीक़ा है कि भाई आप उठा लेते हैं और बाद में मुझे तो हर कहानी एक जैसी लगती है कि पुलिस गई, वहाँ से फायरिंग हुई और उसके बाद जो है वो मारे गए। तो जब इनकी एफआईआर्स मौजूद हैं, उसके बाद उनके आज जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं कल से वहाँ पर जी एफआईआर नहीं काटी गई है। हाँ। उनकी रिपोर्टें जो है पुलिसा ने दाखिल की हैं, वो कच्ची रिपोर्टें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसमें कम से कम ये तो कर सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी करें, और आई होप कि जैसे कल के वाक़े के ऊपर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है, तो शायद इनकी भी सुनी जाए, क्योंकि बहरहाल ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। जैसे आपने कहा साहिवाल वाले पे बाद में मुकमुका हो जाता है, मगर कम से कम हकीकत तो सामने लाई जानी चाहिए कि किस वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया था। और गिरफ़्तार करने के इतने जब मजबूत शवाहिद मौजूद हों तो ये कहानी हज़म नहीं होती कि वो दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहे थे और हमने छापा मारा और वो मर गए। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही मिलाया है। नकीबुल्लाह के केस में भी ऐसा ही कुछ हमने देखा कि पहले उसे दहशतगर्द करार दिया गया और बाद में जो है कहानी कुछ और निकली। सर मैं तो कहता हूं कि अगर ये दहशतगर्द साबित ही हो जाए, मैं तो कहता हूं बेहतर है कि अगर ये दहशतगर्द साबित हो जाए, हो सकता है कि कुछ सालों बाद इनको भी ऐवान में कोई शहीद बोल दे, इतना तो एजाज मिलेगा ना कम से कम। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरी सुई अटकी हुई है, मेरी सुई वहां से हट। एक ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पर। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, साथ हैं।
वेलकम बैक। खान साहब तो खान साहब हैं, लेकिन उनके वज़ीर भी कहीं पीछे नहीं रहते। एविएशन मिनिस्टर जो हैं ग़ुलाम सरवर, उन्होंने कल पार्लियामेंट में एक बयान दिया जिस पे बड़ी हाहाकार हुई है और उन्होंने कहा है कि 264 पायलट्स 860 में से ऐसे हैं जिनके पास जाली लाइसेंस हैं और उन्होंने जाली टेस्ट दिए, मतलब टेस्ट दे करके उन्होंने जाली लाइसेंस बनवाए हैं। मज़े की बात यह है कि जो CEO हैं PIA के एयर मार्शल, उन्होंने आज एक लेटर लिखा है DGCA को कि जनाब कल वज़ीर हवाबाजी ने ये तकरीर की है, तो आप हमें बताएं कि कितने PIA के अंदर फेक पायलट्स हैं और हमें जो है वो बताएं, हम उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लें, कोई लिस्ट दे दें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि PIA के ये सिलसिला ज़ाहिर है आज से नहीं चल रहा, ये 2018 में सामने आया था। PIA के पास इस वक्त 300 पायलट्स हैं जिसमें से जिनकी डिग्रीज़ मशकूक हैं, नॉट द लाइसेंसेस। देखें, लाइसेंस जो है वो जाली नहीं हो सकता, डिग्री अलबत्ता मशकूक हो सकती है। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 19 टोटल पायलट थे, जिनमें से 5 जो हैं उनको क्लियर कर दिया गया है PIA की तरफ से ही, और 14 जो है उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अदालतों से स्टे लिया है और वो वहाँ से जो है कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये गलत हुआ है। अब मसला ये है कि टोटल हैं 19 पायलट। वज़ीर हवाबाजी कह रहे हैं कि 150 पायलट PIA में हैं और जबकि जो बाकी हैं 264 में से जो 150 को निकाल के बचते हैं वो दूसरी एयरलाइंस में भी काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है इस इशू को एकदम उठा लिया गया और ये बहस शुरू हो गई कि अगर पायलट्स के पास सही क्वालिफ़िकेशंस नहीं हैं तो वो जो जहाज़ उड़ाएंगे तो उनका क्या होगा। बाज़ लोगों ने कहा ये तो चलते फिरते उड़ते फिरते टाइम बॉम्ब्स हैं। मसला सिर्फ ये है कि मिनिस्टर साहब ने जो बात की उनको कम से कम ब्रीफ करना चाहिए था किसी को, एविएशन के सेक्रेटरी को या DG सिविल एविएशन को या ख़ुद CEO साहब को, एयर मार्शल जो हैं, कि जनाब ये अभी सिचुएशन है, अभी तक हमारे पास पूरी डिटेल्स ही नहीं हैं। मसलन मगर मैंने देखा, और ज़रार आपने और वसत ने भी देखा होगा, आज CNN तक ने ये ख़बर उठाई हुई है कि पाकिस्तान के जो 30% पायलट हैं उनके पास जाली फ़िज़ाई लाइसेंसेस हैं, जो कि ज़ाहिर है दुनिया को अक्सर बुरी ख़बरों से प्यार होता है, हमें भी होता है, तो उन्होंने वो ख़बर उठा ली। मगर रियलिटी ये है और वज़ीर हवाबाजी को किसने ब्रीफ़ किया कि जनाब 264 पायलट्स ऐसे हैं, उसका भी अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि CEO साहब तो ख़ुद वो लिस्ट ढूंढ रहे हैं PIA की और बार बार कह रहे हैं कि जनाब CA DG सिविल एविएशन को कि मुझे बताया जाए कि वो लिस्ट कहाँ है ताकि हम एक्शन लें। अब जब आपके पास लिस्ट भी नहीं है, आपने एक ऐसी फ़िगर कोट कर दी है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या कहा जाए? सर देखें, 25 जून को ना ये एक इनका खत आता है कि जी ये जो ब्रीफिंग की है एविएशन मिनिस्टर में, इसमें एक हाईलाइट किया गया है कि 264 फेक सस्पिशियस पायलट लाइसेंस हैं, जिनमें से 150 PIA पायलट्स के हैं। ठीक है, कि जी ये जो लिस्ट है ना इसको प्रोवाइड किया जाए। उसके एक दिन बाद फिर एक और आती है, उसमें भी कहते हैं कि जी प्लीज रेफर टू ब्रीफिंग ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एविएशन, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द लिस्ट ऑफ ऑल पायलट्स हु हैव बीन फाउंड पोजेसिंग सस्पिशियस कमर्शियल लाइसेंसेस मे बी शेयर्ड विद दिस ऑफिस। ये किससे आ रही है? ये आ रही है सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। आपने जुमले तो मारने में तो मतलब यार क्या बात है ना यार, वो तो ऐसे फर निकलते हैं ना जैसे किसी क्लैशनकोव में से गोलियां निकल रही हैं, लेकिन गोली की तरह उनका भी कोई कहीं ना कहीं तो वो निशाना बनता है ना, कहीं ना कोई ना कोई तो उस पर इंजर होता है। इसका एक रिजल्ट पता है क्या होगा? 2 रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, मुमकिन रिजल्ट्स। एक तो कि जो ममालिक जो वैसे ही आपकी फ्लाइट्स को नहीं चाह रहे कि वो आपके पास आए, उनको एक जवाब मिल जाता है, आप पर चार्जेस बढ़ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरी बात, जब हम PK 883 की बात करें, क्योंकि ऐसी हादसे के बाद ही एकदम सबको याद आया ना कि यार हाँ यार ये भी एक मसला था यार, हम तो भूल ही गए थे यार इतने सालों से। उसकी जो इंश्योरेंस क्लेम आप डालेंगे एयरबस से, उसका क्या बनेगा? वो कहेंगे कि सर आपके अपने एविएशन मिनिस्टर ने ये बात की है, अगर आपके पायलट्स ही अनलाइसेंस्ड हैं, अगर आपके पायलट्स ही जाली डिग्री से आई हैं, अगर आपके पायलट्स ही पर्ची हैं, तो इसमें हमारा क्या लेन देन?
यूसी तो यही मसला होता है, खान साहब से लेके नीचे तक आप फायर मारते हैं, आप ये नहीं देखते कि गोली कहाँ जा रही है, और गोली मतलब लगती तो हमें ही है ना आखिरकार घूम फिर के, और हमसे मेरी मुराद है कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को। लेकिन आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, आपको गर्ज है गोली चलाने से। बिल्कुल, एक यूफोरिया क्रिएट करना। और वक्फे के बाद वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है वो पायलट जिनके बकौल गुलाम सरवर जो मिनिस्टर ऑफ एविएशन हैं, जिनके पास जाली फ्लाइंग लाइसेंस हैं। ये बाज़ाहिर बम उन्होंने परसों फोड़ा था कौमी असम्बली में। मुझे हैरत ये है कि ये जो खबर है गुलाम सरवर अवान के पास परसों तो नहीं आई होगी, बहुत दिनों पहले आई होगी। तो उस दौरान उन्होंने क्या स्टेप लिए, या कम से कम उनकी लिस्ट मौजूद है उन पायलटों की कि जिन पे ये इल्ज़ाम है कि जाली लाइसेंस उनके पास मौजूद हैं। अगर ये लिस्ट मौजूद है तो पीएसीओ ने पिछले 2 दिन पहले जो लेटर लिखा था, तो 2 दिन में वो लिस्ट पीआईए को मिल जानी चाहिए थी, ताकि पीआईए अपनी स्क्रूटनी और कार्रवाई शुरू करे। 150 जो मुबैना पायलट हैं उन्हें निकालें। मुझे लगता है कि एंड में ये होगा कि जैसे खान साहब को कोई कान में बता देता है कि जी काली बिल्ली रास्ता काट के उधर चली गई, तो वो कह देते हैं ऑनेस्टी से कि भाई मुझे किसी ने बताया काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। उसके बाद उनके पास कोई सबूत नहीं होता, बाकी लोग सफाइयां पेश करते रहते हैं। गुलाम सरवर आवान के पास ही मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग है कि पूरी जो है स्टोरी उनके पास भी नहीं है। किसी ने उन्हें एक क्लू दे दिया और उन्होंने उसे बगैर हजम किए पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया। अब मसला ये है कि ये एक अंधा भी जानता है कि 40 घंटे की परवाज पे बुनियादी जो परवाज का लाइसेंस है वो मिलता है, 100 घंटे की परवाज पे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलता है, और अगर एयरलाइनर उड़ाना हो तो 1500 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। अब अगर 100 में से 40 पायलटों के पास ये जो कमर्शियल लाइसेंस है ये भी जाली है, या जो मुसाफिर बरदार तैयारे उड़ाने का जो APTL लाइसेंस है अगर ये भी 2 नंबर है, तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, ये लाइसेंस किस इदारे ने जारी किए, उनके अहलकारों के नाम कहाँ हैं, उनकी इंक्वायरी किस मरहले में है, उनको कटहरे में कौन लाएगा। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो होगा ये कि कल वो कह देंगे जी मैं तो मजाक कर रहा सी, किसी ने मेरे करना से गल की थी तो मैं कर दी था, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान को करोड़ों अरबों डॉलर के नुकसान की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। एक नाकाबिल तलाफी नुकसान रेपुटेशन को होगा, ना सिर्फ पीआईए को बल्कि सिविल एविएशन को, बल्कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को। इसका इन्हें कतन अंदाजा नहीं। और सर ऐसे मौके पे कोरोना के दौर में जब ऑलरेडी फ़्लाइट्स के ऊपर प्रेशर है, जब पायलट्स जो हैं वो ऑलरेडी इस खौफ का शिकार हैं कोरोना की, ऐसी बात कर देना जो कि बेबुनियाद है। ज़ाहिर है 19 पायलट्स का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो ये है कि 19 पायलट पे ये इल्ज़ाम लगा था 2018 में, जिसमें से 5 को ख़ुद पीआईए ने क्लियर कर चुके हैं। 14 जो हैं वो क्योंकि अदालत में चले गए थे, ये मसला था। अब होगा ये कि कल या परसों जो है पैल्पा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पायलट कहेंगे कि जनाब ये हम पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम नहीं जहाज़ उड़ाते। एक खाम खा का एक मसला खड़ा करके, और जिसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है सब चीज़ों के ऊपर होगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं फ़्लाइट्स जो है इंटरनेशनल एयरलाइनर्स सस्पेंड कर रही हैं पाकिस्तान से फ़्लाइट्स। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या करना चाह रहे हैं, क्यों ज़रा आपको आइडिया है कुछ? मसला पता है क्या है? मसला थोड़ा आगे का है। मैं कहता हूँ इसका मैं आपको हल दे देता हूँ इस मसले का, और वो है कि पर्ची को इज्जत दो। मतलब के पर्ची से पढ़ने को इज्जत दो, एक रिवाज बना लें दोबारा। हम बड़े गालियां देते हैं ना यार, वो तो पर्ची से पढ़ता है, इतनी अजीब बातें करता है। हम स्पॉन्टेनियसली एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अगर एक्सटेम्पोर आपने ऐसे बोलना है, चाहे वो गुलाम सरवर हो, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान हो, इससे बहुत सार गुना बेहतर है कि आप ना बोला करें, नोट्स लिया करें, और या अपनी स्पीच किसी ढंग के इंसान से लिखवाए जाएं, ज़रताज गुल वजीर से नहीं। कुछ पढ़ लिया करें व्हाट्सएप और ज़रार। हाँ, मैं यही करना चाह रहा था ज़रार के जो है
पर्ची का ज़माना इनके ख्याल में चला गया है, अब सिर्फ व्हाट्सएप का ज़माना है कि आपको जो भी व्हाट्सएप आ जाए। और जैसे वसत साहब ने कहा कि आप व्हाट्सएप का मैसेज ही किसी इंसान के बच्चे से लिखवा लिया करें ना, मोहित यूसुफ बैठा हुआ है आपके पास, उनसे लिखवा लिया करें। लेकिन मसला ये है कि एक्सटेम्पोर पे बैन लगा दो। व्हाट्सएप आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए तो आपको जाहिर है फिर एक एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि जनाब नहीं 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 मैं दे दूं। तो बाहर लेट्स सी, तो सिलसिला चलता ही रहेगा। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।